हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं इंजीनियर प्रसाद इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट समान अध्ययन गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में आपने 1 से लेकर 66 प्रश्नों को हल देखा। आज हम लोग जो है उसके आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज हम लोग जो है व्यवसायिक गणित पढ़ेंगे, जिसमें लाभ हानि पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि राजन 80 रुपया में एक खिलौना खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। खिलौना कितना में खरीदा है? 80 रुपया में, और कितना बेच दिया? 100 रुपया। कितना प्रतिशत लाभ हुआ निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए किराया मूल्य। क्या जानेंगे? किराया मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तब उसके बाद हम लाभ की बात करेंगे। अब किराया मूल्य किसे कहेंगे? तो कोई वस्तु जितने मूल्य पर खरीदी जाती है, जितना पैसा देकर खरीदते हैं, हम उसे उस वस्तु का किराया मूल्य कहते हैं। तो इसमें प्रश्न में कितना किराया मूल्य है जी? कितना में खरीदा है वस्तु को? तो 80 रुपये में खरीदा है। खिलौने का किराया मूल्य हो गया 80 रुपया। और विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? सेलिंग प्राइस किसे कहेंगे? सेलिंग प्राइस जितना में कोई वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो कितना बेचा गया है? तो यहाँ पर वस्तु को बेचा गया है 100 रुपये में। आपका किराया मूल्य है 80 रुपया, विक्रय मूल्य है 100 रुपया। निश्चित रूप से 80 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेचा गया है, तो यह लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? तो विक्रय मूल्य में से किराया मूल्य को घटा दीजिए। विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य। तो विक्रय मूल्य से किराया मूल्य घटाएंगे तो आपको मिलेगा 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपया। ये आपका लाभ हो गया। तो लाभ तो निकाल लिए। अब विद्यार्थी क्या करता है? जो आता है कहता है कि उतना ही प्रतिशत लाभ है। नहीं, ये लाभ कितना हो रहा है? 80 रुपया पर हो रहा है। 80 रुपया हमने पूंजी लगाया और 20 रुपया लाभ हुआ। तो 100 पर कितना लाभ होगा, उसी को हम प्रतिशत कहेंगे। तो 100 पर कितना लाभ होता है ये देखिए। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमारा क्या सूत्र है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र आपका है लाभ गुणे 100 बटा किराया मूल्य। कभी भी प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम किराया मूल्य पर ही गणना करेंगे। तो लाभ आपका हो गया 20 रुपया और 100 हो गया, किराया मूल्य है आपका 80 रुपया। 20 से 80 आपका कट जाएगा 4 बार में, 20 चौका 80, और 4 से 100 में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 25। आंसर आपका कितना हो गया? 25%। तो आपका आंसर कौन सा इसमें मिल रहा है? तो डी मिल रहा है। तो 67 का आंसर हमारा हो गया डी। कौन सा आंसर हो गया? डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। 68 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को एक बैट 120 रुपये में खरीद कर 108 रुपये में बेच दिया गया। बैट खरीदा गया कितना में? 120 रुपये में, और बेचा गया कितना में? 108 रुपये में। तो बैट का किराया मूल्य हमारा कितना हो गया? जितना में खरीदा गया उसे किराया मूल्य कहते हैं। अभी पढ़े हैं कि कोई वस्तु जितना में खरीदा जाए उसे क्या कहेंगे? हम किराया मूल्य कहेंगे। तो इस प्रश्न में किराया मूल्य कितना दिया है हमारा? 120 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 108 रुपया। अब यहाँ पर देख रहा है कि वस्तु को 120 रुपये में खरीदा जा रहा है, 108 रुपये में बेचा जा रहा है। 108 रुपये, 108 रुपये, 108 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि जितना में खरीदा जा रहा है उससे कम दाम पर बेचा जा रहा है, यानी कि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे जी? तो किराया मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। किराया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो किराया मूल्य आपका है 120 रुपया और विक्रय मूल्य है 108 रुपया। 120 में से 108 घटाइए, 0 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ हुआ 1 में से 0 गया 1 कट जाएगा। कुल मिला के हो गया हमारा 12 रुपया। 12 रुपया हानि हो गया हमका। अब आपको क्या निकालना है इसमें? कह रहा है कितनी प्रतिशत हानि हुई।
तो प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या सूत्र है, तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि हमारा कितना आया है, तो 12 रुपया गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है, तो 120 रुपया। अब 120 और 12 कट जाएगा, पहले 0 से 0 काट देंगे और 12 से 12 कट गया, कुल मिला कितना हो गया, तो 10%। अब हानि हमारा निकल गया कितना आया, 10%। तो हमारा 68 का आंसर हो गया, कौन सा हो गया, ए दिया है आपका 10%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 520 रुपया है। अंकित मूल्य, यहाँ देखिए ध्यान से क्या दिया है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर MRP लिखा रहता है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य, है ना। तो उस वस्तु का कितना अंकित मूल्य है जो लिखा है उसको कहेंगे हम अंकित मूल्य, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम दाम उसका। तो अधिकतम दाम आपका कितना दिया है, 520 रुपया। अधिकतम दाम दिया है 520 रुपया। और क्या दिया है, तो दुकानदार उसे 390 रुपया में देता है। और विक्रय मूल्य उसका दिया है, विक्रय मूल्य जो है 390 रुपया है। विक्रय मूल्य हो गया 390 रुपया। तो बताइए कि अंकित मूल्य 520 रुपया है, 390 रुपये में वह बेच रहा है, तो कितना छूट दे रहा है। और जो छूट दे रहा है उसी को हम कहते हैं बट्टा। तो लिखा है इस वस्तु पर 520 मिल रहा है आपको 390 में, तो छूट कितना दिया, घटा देते हैं हम। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। तो अंकित मूल्य आपका है 520, विक्रय मूल्य है 390। ये हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ हुआ 4, 4 में से 3 गया 1, 130 रुपया आपका हो गया बट्टा। अब क्या निकालना है, तो प्रतिशत बट्टा निकालना है, यानी कि कितना प्रतिशत छूट मिल रहा है हमको। तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है, जो बट्टा आपका आया है बट्टा, है ना, गुणे 100 बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो बट्टा आपका आया है कितना, तो 130 आया है, और गुणे 100, अंकित मूल्य आपका कितना है, तो 520 है। 0 से 0 कट गया, 13 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 52 आएगा, 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 आएगा, यानी कि 25%। तो 25% कौन सा आंसर है आपका, तो 69 का आंसर हो गया आपका सी, ये आपका सही है 70। साधारण ब्याज क्या होता है जी, तो जब हम पैसे को अपने किसी बैंक में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद बैंक कुछ और पैसे मिला के हमको देता है। जो और पैसे मिला के देता है उसी को हम कहते हैं ब्याज। क्या कहेंगे, ब्याज। तो ब्याज जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम 1000 रुपया बैंक में जमा किए या किसी को कर्ज दिए, है ना, और उस पर 10% हमने ब्याज डाल दिया। कितना, 10%। तो 10% यानी कि 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपया आएगा। जैसे 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 गुणे 10 बटा 100, तो 10 दाई 100 यानी कि 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया ब्याज मिलेगा साल भर का। अगर इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा देते हैं इस पैसे को, तो क्या होगा, तो अगले साल के लिए, यानी कि अगले साल के लिए वह 1000 जोड़ 100 रुपया, ये जो ब्याज आया था ये दोनों मिला के 1100 रुपया मूलधन हो जाएगा, और 1100 का ब्याज अगले साल लगेगा। यानी कि जो भी ब्याज आएगा मूलधन में जुड़ता जाएगा, है ना। इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं कैसे हल करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का प्रश्न। तो पहले आपका प्रश्न जो है ये 70 नंबर, साधारण ब्याज निकालना है। आपको कह रहा है कि 2000 रुपया पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से
साधारण ब्याज होगा। आपका मूलधन दिया है, मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं? तो जो रुपया किसी से आप कर्ज लेते हैं, अच्छा, या आप बैंक को जमा करते हैं, वो मूलधन है ना। तो मूलधन आपका दिया गया है कितना? आता 2000। मूलधन आपका हो गया 2000, और उस पर जो ब्याज मिल रहा है उसका दर है कितना? आता 10% वार्षिक। और कितने दिन के लिए दिया गया है जी ये? तो 3 वर्ष के लिए। समय आपका है 3 वर्ष। ध्यान समझ लीजिए, 2000 रुपया आपने किसी को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिया, तो 3 वर्ष के बाद वो आपको कितना ब्याज लौटाएगा, कितना ब्याज देगा, उसी का हल हम लोग सीख रहे हैं। कि 2000 रुपया किसी से कर्ज लेते हैं हम, और सालाना दर है कितना? 10%, तो 3 साल के बाद हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? बहुत आसान सूत्र है इसका। ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो है बहुत सरल पड़ता है। साधारण ब्याज, इसका सूत्र क्या है? तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हो गया। अब इस सूत्र में बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या लिखेंगे? मूलधन आपका है 2000, समय आपका है 3 वर्ष, और दर है 10% बटा 100। 10 से भाग देंगे 100 में तो 10 आएगा, और इस 10 से इसमें भाग देंगे तो 1 जीरो आपका कट जाएगा, 200 हो गया। 200 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो गया 600। ये 600 रुपये आपका आंसर हो गया साधारण ब्याज। 71 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि 600 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये नया प्रश्न हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो आइए पूरा जगह लेकर काम करें। एक 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर में आपको मूलधन दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जितना पैसा हम देते हैं या कर्ज लेते हैं उसको कहेंगे हम मूलधन। तो मूलधन आपका दिया है 600 रुपया, दर आपको दिया है कितना? 10% वार्षिक, दर बराबर दिया है 10% वार्षिक, और समय आपको कितना दिया है? तो समय बराबर दिया है 2 वर्ष, है ना। तो 600 रुपया 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई लगा रहा है, कोई दे रहा है, तो कितना उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। क्या निकालना है हमको? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम मिश्रधन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिश्रधन। तो सबसे पहले हम मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। मिश्रधन, मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है? तो मूलधन गुणे 1 जोड़ दर बटा 100 पावर समय। ये जो है मिश्रधन का सूत्र है। अब इसमें मूलधन हमारा दिया है 600, एक दर आपका है 10%, और समय बटा 100 है, और समय दिया है 2 वर्ष। बहुत आसान तरीके से हल करेंगे इसको। 0 से 1 जीरो कट गया, अब ये मिला 600, 1 जोड़ 1 बटा 10 का पावर 2। अब यहाँ 1 बटा 10 है, 1 का बटा 1 लिख के बटा का जोड़ करेंगे यहाँ पर। तो 600, 1 और 10 का लघुत्तम हो गया 10। इस 1 से 10 में भाग दिए, 10 भागफल आएगा, और 10 से 1 में गुणा करेंगे तो 10 होगा। फिर इस 10 से 10 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। ठीक है। अब ये 10 है, 1 11 बटा 10 हो गया, पावर यहाँ 2 है, पावर 2 रहेगा। तो 600 गुणे 11 बटा 10 का पावर 2, यानी कि 600 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, पावर 2 है तो 11 बटा 10 को 2 बार गुणा कर दिए।
अब यहाँ 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कट गया। अब कितना बचा था, 6 गुणे 11 गुणे 11। तो 11 में 11 से गुणा करेंगे 1 से 21, और 1 से 21 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12 का 2, 6 एकम 6 1 7। ये हो गया 726 रुपया। 726 रुपया हमारा क्या निकल गया, मिश्र धन। क्या निकल गया, मिश्र धन। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटाओ मूलधन। ठीक है, मिश्र धन घटाओ मूलधन। तो मिश्र धन हो गया आपको 726, मूलधन हो गया 600। 726 में 600 घटा दीजिए, 126 आंसर आ गया आपका। तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद 72 नंबर जो क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है, मिश्र धन निकालना है। जैसे ये मिश्र धन निकला है वैसे उसका मिश्र धन आप निकाल सकते हैं, आसान प्रश्न है। मूलधन दिया आपको 800 रुपया। 72 नंबर क्वेश्चन में मूलधन आपको दिया है 800। दर जो है 10% है, 10% वार्षिक है, उतना ही है। और समय दिया है 3 वर्ष। यहाँ समय दिया है कितना, 3 वर्ष। तो बस समय के जब हम यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और ये 800 हो गया। दर तो उतना ही है, तो ये समय हमारा कितना हो गया, 800। समय आपका हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष, यहाँ भी 3, ये 800 रहेगा आपका। बस यहाँ से अब आपको हल करना है। तो इसको हल करेंगे आप, तो 800 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 0 कट गया, इस 0 से ये कटा। अब इसको 11 11 11 इस तीनों को गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 1 से 21 होगा, और 1 से 21 में 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका होता है 1331। अब 1331 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 त्रिका 24 का 4, 8 त्रिका 24 तो 26 का 6, 8 एकम 8 2 10, 10,648 आएगा। तो ये हो गया 10,648 बटा 10। इससे भाग देंगे तो आंसर आएगा आपको 10 6 4.8। दशमलव बदलना आप लोग सीख चुके हैं, भाग दे के दशमलव बदल देंगे, ये आंसर हो गया आपका। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया ये, 72। अब जो है हम लोग को प्रश्न है सांख्यिकी से, क्वेश्चन नंबर 73। एक मोहल्ले के 20 परिवारों में व्यक्तियों की संख्या निम्न है, इनमें 5 की बारंबारता है। तो 20 परिवारों में सर्वे किया गया, देखा गया कि पहले परिवार में 4 व्यक्ति हैं, दूसरे परिवार में 6 व्यक्ति हैं, तीसरे में 5 हैं, चौथे में 5 हैं। ऐसे जो है परिवारों में व्यक्तियों की संख्या को देख लिया गया। अब कह रहा है कि 4 और 5 की बारंबारता कितनी है, किसकी बारंबारता, 5 की। तो 5 की बारंबारता यानी कि 5 कितना बार इसमें आया है, गिन लीजिए। तो 5 इसमें कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। तो 5 की बारंबारता हो गया आपका 7। समझ गए। बारंबारता क्या होता है, तो किसी भी वितरण में, किसी भी बंटन में या किसी भी डाटा में कोई चर जितना बार आता है उसे उस चर की क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। हो गया क्लियर, कि किसी भी वितरण में या बंटन में कोई चर जितनी बार आता है उसे उस चर की क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो इसमें बारंबारता आपको दिया है कितना, 5 की बारंबारता 7 है। तो आंसर हो गया हमारा 7, यानी कि ए। तो 73 का ए आंसर हो गया। अब आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मोहल्ले में 10 परिवारों के व्यक्तियों की संख्या निम्न है, 4 6 5 5 4 6 3 3 5 5। तो इनका माध्य निकालना है। इसमें क्या निकालना है आपको, माध्य। तो माध्य यानी कि औसत, जो बारंबारता दिया हो, जो बारंबारता का जो बंटन दिया हो, उन सभी चरों को जोड़ दीजिए और चरों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो इसमें जो है माध्य बराबर होगा चरों का योग बटा चरों की संख्या। बस यही तो है, जितना चर दिया सबको जोड़ दीजिए। तो क्या क्या दिया है, अब तो 4 जोड़ 6, 4 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 4 6 3 3, 4 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़
5 जोड़ 5, 5 जोड़ 5। कुल चरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अब जोड़ दीजिए, 4 6 10, 5 15, 5 20, 4 24, 6 30, 3 33 और 3 36, अब 5 10 46, यानी कि 46/10। 46 में 10 से भाग देंगे 4.6 आएगा। आंसर हमारा कितना आ गया? ए। तो 75 74 का आंसर हो गया हमारा ए। हो गया। तो इसमें औसत निकालना है। औसत निकालने के सबको जोड़ दीजिए और जितनी चरों की संख्या उतना से हम भाग दे देंगे। इस तरह से औसत हमारा निकल जाएगा। अब जो है 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुलक निकालना है 75 में बहुलक निकालना है। बहुलक बहुत आसान प्रश्न है। किसी भी वितरण में कोई चर जो सबसे अधिक बार आया हो, जो चर सबसे अधिक बार आया हो उससे हम कहेंगे बहुलक। क्या कहेंगे? बहुलक। तो इसमें देखिए तो कौन सा चर ज़्यादा बार आया है? तो इसमें देखेंगे तो 4 2 बार आया है, 6 2 बार आया है, 5 जो है 4 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 4 बार। तो 5 बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। तो 75 नंबर में बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या होगा जी? तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चर। सबसे अधिक बारंबारता वाला जो चर होगा वही बहुलक कहलाता है। तो क्या आंसर है हमारा? तो 5 जो है सबसे अधिक बार आया है ना, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 5। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। एक सिक्का जीत प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? संभव परिणाम, तो संभव परिणाम आपको हो सकते हैं, दोनों हेड प्राप्त हो सकता है, दोनों टेल प्राप्त हो सकता है, पहला हेड प्राप्त हो सकता है दूसरा टेल। अच्छा, पहला टेल प्राप्त हो सकता है दूसरा हेड, पहला टेल प्राप्त हो सकता है दूसरा हेड। ठीक है, हेड को हम चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। ठीक है, तो संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया जी? आते 1 2 3 4, 4 को संभव परिणाम हो गया। अब अनुकूल परिणाम निकाले कितना है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमको क्या चाहिए था? एक चित प्राप्त होने की, एक चित प्राप्त होने वाला परिणाम। एक चित प्राप्त होने वाला कहाँ कहाँ है जी? आते यहाँ एक चित प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक हेड प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी एक हेड प्राप्त हो रहा है। तो पहला हो जाएगा अनुकूल परिणाम HT, यानी कि हेड और टेल, और ये हो जाएगा टेल और हेड। अनुकूल परिणाम हमारा हो गए ये। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गई। तो चित क्या कह रहा है? चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। यही सूत्र है आपका, परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम आपका है 2 और सभी संभव परिणाम है 4, घटा दीजिए इसको, आपका आएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया प्रायिकता से। प्रायिकता से एक और प्रश्न है, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 6 सफ़ेद
11 लाल और 7 पीले गेंद हैं। एक थैला है, उसमें 3 प्रकार के गेंद हैं, है ना। कौन कौन से कलर के हैं? तो सफ़ेद, लाल और पीले। तो इस प्रश्न में सफ़ेद गेंद कितने हैं? 6 है। लाल कितने हैं? 11 और पीले गेंद है 7। तो कुल गेंद कितने हो गए? कुल गेंद हो गए 6 जोड़ 11 और जोड़ 7, यानी कि 6 और 11 17 और 7 24 गेंद हो गए। तो एक थैले से में 24 गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाला जाएगा, तो 24 में से कोई परिणाम हमको प्राप्त हो सकता है। 24 में से कोई परिणाम हमको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? परिणामों की संख्या, तो आंसर हो जाएगा हमारा 24। 24 में से कोई परिणाम हो सकता है। अब कह रहा है कि उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है ना। तो पीला गेंद कितना है आपका? तो पीले गेंद है आपको 7। पीले गेंद कितना है? 7 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? जो चाहिए हमको कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मतलब जो हमको चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? तो पीला चाहिए। तो पीला कय गो है? तो 7 गो है। पीला कय गो है? 7 गो है। अतः प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता बराबर वही सूत्र हो गया कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या आपका है 7 और सभी संभव है 24। आंसर हो गया हमका हमारा 7/24। आइए क्वेश्चन नंबर अब 78 हल करते हैं। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? अब संख्या दिया आपको 125, दूसरा दिया है 244, तीसरा दिया है 256, चौथा दिया है 99। तो 125 का खंड करेंगे तो आपको 5 गुणे 5 गुणे 5 मिलेगा। 244 का खंड कीजिएगा तो 2 से भाग दिए हो, यह हो गया 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से भागे 2 छक 12, 2 एकम 2, यह हो गया 2 गुणे 2 गुणे 61। 256 का करेंगे खंड तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से 16 आया, फिर 2 से 8 आया, फिर 2 से 4, फिर 2 से कहेंगे तो 2 आया। कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया। आठ बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। 99 का खंड करेंगे तो 3 से 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यह हो गया 3 गुणे 3 गुणे 11, है ना। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? देखिए कि इसमें खंड का जोड़ा लग जा रहा है, तो इसमें 3 का जोड़ा लग रहा है, इसका 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है तो 61 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। यहाँ देखेंगे 2 का जो है सबका जोड़ा लग गया, सबका जोड़ा लग गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा हो गया? 256 हो गया। तो आंसर हो गया हमारा सी। 78 का आंसर हो गया सी। कौन सा? तो 256। 79 क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है? तो सम संख्या आपका क्या होता है? सम संख्या आपका है वह संख्या जिसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक आपका क्या हो? तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो।
जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या है। अब सम संख्या का वर्ग निकालेंगे, जैसे 24 है, ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग निकालेंगे हम, तो आपको मिलेगा 24 गुणे 24, है ना। तो 4 में 4 से गुणा करेंगे 6 आएगा, यानी कि अंतिम अंक गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। ये 576 आता है वर्गमूल इसका, यानी कि 4 गुणे 4 बराबर लास्ट अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन दिया है इसमें देखिए तो कौन सम संख्या का वर्ग है। तो किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 यानी कि 6 मिलेगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 यानी कि इकाई का अंक 6 मिलेगा, 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64 इकाई का अंक 4 मिलेगा। तो क्या क्या मिल रहा है, 0, 4 और 6, यही 3 अंक है। सम संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं तो इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 0, 4 और 6। इसमें देखिए 0, 4 और 6 वाला अंक दिख रहा है। एक है लास्ट में कौन सा, 196। 196 जो है क्या है, सम संख्या का वर्ग है ना। तो आंसर हो गया हमारा 196। 79 का आंसर हो गया डी नंबर 196। वर्गमूल निकाल के भी देख सकते हैं, 196 का वर्गमूल निकालिए तो जोड़ा लगाएंगे, 1 आया, 1 से भाग देंगे, 1 से गुणा के 1 आया, घटा दिए, यहाँ कट जाएगा, 1 1 2, यहाँ उतारेंगे 96, एक अंक बन किए 9 आया, 2 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे, 4 बार, यहाँ 4, एक यहाँ 4, यहाँ 4, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 है, 1 9, कट गया, क्या आया 14। 14 सम संख्या है। तो वर्गमूल निकाल के भी हम देख सकते हैं कि कौन सम संख्या का वर्ग है। 80 क्या कह रहा है, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। विद्यार्थी जो इसमें गुणा करने में परेशान हो जाता है, इसको गुणा नहीं करना है, एकदम सूत्र से हम हल करेंगे। सूत्र आपका क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। इस सूत्र में बैठाएंगे इसको, इसमें क्या मिलेगा, तो 102 जोड़ 101 ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी यानी कि 102 माइनस 101। 102 और 101 जोड़ेंगे तो 2 से 3 आ जाएगा, 102 में से 101 घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणे 1, कुल मिलाकर हो गया 2 से 3। बिल्कुल आसान तरीका से बहुत जल्द हल हो जाएगा ये क्वेश्चन हो गया 80। अब आइए 81 में देखते हैं। 81 ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आता है कंपटीशन में, कि निम्न में कौन त्रिक पाइथागोरीय है। मगर ये कह रहा है कि कौन त्रिक पाइथागोरीय, कौन सा त्रिक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। इसमें देखना है पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, तो क्या करना है जी, कैसे हल करेंगे। आता ये में आपको दिया है क्या चीज़, आता 3 4 5। तो त्रिक पाइथागोरीय का मतलब जैसे 3 का स्क्वायर निकाले 9 हो गया, 4 का स्क्वायर निकाले 16 हो गया, 5 का स्क्वायर निकाले 25 हो गया। ध्यान से देखिए 16 और 9 दोनों जोड़ने में कितना आ रहा है, 16 9 25 आ रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये कहलाएगा कि ये त्रिक पाइथागोरीय है, यानी कि दो संख्याओं का वर्ग का योग, है ना, तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर हो तो क्या कहलाएंगे, त्रिक पाइथागोरीय। उसके अनुसार देखिए 6 और 8 और 10 ले लिया जाए तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100। ये दोनों जोड़ दीजिए 100 के बराबर आएगा, तो ये भी त्रिक पाइथागोरीय है। 6 9 11 लेकर देखते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। ये दोनों जोड़ने पर 121 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए तो 6 और 1 7 नहीं आएगा, ये दोनों जोड़ने पर 121 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि तीसरा वाला जो है 6 9 11 त्रिक पाइथागोरीय नहीं है। तो हमारे 81 का आंसर हो गया सी, 6 9 11 जो है त्रिक पाइथागोरीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 82। तो 99 856, ध्यान से देखिएगा, है ना, वर्गमूल सीख रहे हैं हम लोग, वर्गमूल सीख रहे हैं। वर्गमूल सीखने के लिए ऐसे चिन्ह लगाएंगे, कहीं कहीं ये चिन्ह जो है यहाँ ऊपर लगा दिया जाता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दाहिनी ओर से जोड़ा लगाएंगे, तो 5 और 6 और 5 का एक जोड़ा लग गया, फिर 8 और 9 का जोड़ा लग गया, बाकी क्या बच गया 3, बाकी बच गया 9। अब 9 में हम किससे भाग देंगे,
तो हमारा नियम है कि जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। 2 से भाग देंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे लाना क्या है, 9 लाना है। तो 9 क्या आ रहा है, 3 गुणे 3 से। तो हम 3 से भाग देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। 3 में 3 से गुणा किया कितना आया, 9। यहाँ घटाएंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे। वर्गमूल का यही नियम है। यहाँ 9 से 9 घटाए कट गया, और 3 और 3 6। अब जोड़ा लगाए हैं तो वर्गमूल में हमेशा 2 अंक नीचे आता है। कितना अंक, 2 अंक। तो आप 9 और 8 नीचे उतार दिए, हो गया। 2 अंक उतार दिए। अब 6 से भाग देना है, तो अगले स्टेप में 1 अंक बंद करेंगे, 6 से भाग देंगे। तो 6 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे, 1 बार। कितना बार, 1 बार। तो 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 और नीचे 1। 1 से गुणा कर दिए, 1 में 1 से गुणा किए 1, 1 में 6 से गुणा किए 6। यहाँ घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे। 8 में से 1 गया 7, और यहाँ हो गया 9, 9 में 6 हो गया 3, 1 का 1 2 और ये 6। अब 37 से ऊपर से उतरा 56, 2 अंक उतर गया। अब यहाँ 1 अंक बंद किए, 375 हो गया। ये 62 है। कितना है, 62। तो कहेंगे 62 का पढ़ा नहीं आता है हमको पढ़ना। तो जब ज़्यादा अंक आने लगे तो क्या करेंगे, आते यहाँ 1 अंक बंद किए थे, यहाँ 2 अंक बंद करेंगे और 1 अंक यहाँ बंद करेंगे। तो यहाँ बच गया 6, वहाँ बच गया 37। और 6 का पढ़ा 37 लाने के लिए कई बार पढ़ेंगे, तो 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे। 6 6 के 36 के 6, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5, हाथ में 1, 6 6 के 36, 1 37, कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 316। इस तरह से इस प्रश्न में आप लोग वर्गमूल निकालना सीखे, है ना, कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 82। अब आइए 83। 83 में भी वर्गमूल निकालना है। 83 फिर एक और वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, कुछ सीख लें। 5776। क्वेश्चन नंबर 83, 5776। इसका वर्गमूल निकालना है, बस बिल्कुल वही तरीका है। इधर से जोड़ा लगाए। अब ये जोड़ा तो बच जा रहा है, पूरा जोड़ा, यानी कि 57 बच जा रहा है। तो कितना से भाग देंगे, 1 2 3 4, यहीं पढ़े थे आप लोग। 9, 4 से भाग देंगे तो 16, 5 से भाग देंगे तो 25, 6 से भाग देंगे तो 36 आएगा, 7 से भाग देंगे तो 49 आएगा, 8 से भाग देंगे तो 64 आएगा, 9 से भाग देंगे तो 81 आएगा। अब देखेंगे क्या लाना है, 57 लाना है। तो 57 के आसपास कौन सी संख्या है, तो 49 है। 64 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 से भाग देंगे। कितना से, 7 से। 7 7 49। 9, 7 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे। 17 में से 9 गया 8, ऐसे 4 4 कट गया। इसको जोड़ दिए, 7 7 14। ऊपर से उतरा 76। 2 अंक उतरता है वर्गमूल में। वर्गमूल में एक बार में 2 अंक उतारेंगे नीचे। अब यहाँ पर जो है 1 अंक बंद किए, कितना बचा, 87, यहाँ बचा 14। तो 14 25 17, 14 6 84, 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 6, 6 6 के 36 के 6, हाथ में 3, 6 चौका 24 और 3, 27 का 7, हाथ में 2, 6 एकम 6 2 8, कट गया। आंसर आपका कितना आ गया, 76। इसमें 76 कौन सा दिया है, सी दिया है। 83 का आंसर हो गया सी, 76। अब इस तरह से आपने वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। घन, तो जो संख्या दिया है वह पूर्ण घन है कि नहीं, हम घनमूल निकाल के क्लियर करेंगे। क्या निकालना है हमको, घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 216 है 83 में, 216 का खंड किए, इससे भाग लगा 2 से, 2 कम 2, 1 2 8 है 16, 160 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 54, फिर 2 से भाग देंगे 27, फिर 2 से भाग नहीं लगा, 3 से लगेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9। तो 216 का हम घनमूल निकाल रहे हैं। 216 का घनमूल
घनमूल में यहाँ 3 लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। ध्यान से देखिए, 3 3 यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो 1 2 निकल गया और 1 3 निकल गया, यानी कि 6। तो क्या देखें आप, 216 क्या है, पूर्ण घन है, क्योंकि इसका घनमूल निकल गया। तो आंसर हो गया हमारा कितना, 216। तो 216 आपका जो है पहला ही प्रश्न सही है। 84 का ये सही है। अब आइए 85। 64 का घनमूल होगा, 64 का घनमूल 85 में है, आपको 64 का घनमूल निकालना है। अभी पढ़े थे घनमूल, 64 का खंड करेंगे, 2 से 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 16 हो जाएगा। 32 में 2 से भाग 16, फिर 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, 8 में 2 से भाग दिए तो 4, 4 में 2 से भाग दिए तो 2, 1 2 3 4 5 6 को 2 आ गया। हमारा घनमूल निकालना है, यानी कि 3 3 का जोड़ा लगाना है। जोड़ा लग गया 3 3 का, 1 2 निकल गया, यहाँ से 1 2 निकल गया, तो 3 को 2 के बदले 1 2, 3 को 2 के बदले 1 2, यानी कि 4 घनमूल निकल गया। यानी कि 64 का घनमूल कितना आया, 4। कितना आया आपका, 4। तो आंसर आपका हो गया 4, तो बी। तो 85 का आंसर हो गया आपका बी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही है ना, बाकी जो प्रश्न बच रहे हैं अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नीरस हो जाता है, और मैथ ऐसे ही जो है थोड़ा नीरस विषय है। तो आइए यही तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग नए जोश के साथ मिलेंगे। वीडियो को शांतिपूर्ण ढंग से देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।